अच्छा, लास्ट क्या था उसमें? हाँ, तो बस थोड़ा सा और फिर उसके बाद बात करते हैं। संदीप जी, अगला टॉपिक इसके बाद आएगा और टॉपिक रहेगा, मैं आपको टॉपिक का नाम लिखा देता हूं, पर आप लोग अभी बाद में लिखना। टॉपिक का नाम है सृजनात्मकता। बहुत शानदार टॉपिक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये आपके लिए, आप हेडिंग डाल दो, उससे पहले मैं कुछ और बता रहा हूं इनको। ओके बच्चों, अच्छा वो प्रियंका गए, प्रियंका नोट्स के लिए। प्रियंका कौन कौन सी प्रियंका है? आप हो ना? तो अभी क्लास के बाद वो देना आप, है ना? ओके, तो याद रखने वाली बात क्या? भाटिया बुद्धि परीक्षण। बेटा ध्यान दो, फौजी साहब उसका रजिस्टर मिल गया? पार्टी वार्टी देना फिर यार। हाँ, किसने छुपाया था? चलो, मैडम को पीछे क्यों भेज दिया गरिमा? हाँ, सीटी को नहीं हो, कोई बात है? नए बच्चे? अच्छा, नए बच्चे कौन कौन है बताओ, नए बच्चे हाथ खड़ा करें। नए बच्चे आप हो? ओके, क्या सब्जेक्ट है आपके? मैथ्स, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड? ओके, चलिए। तो ध्यान दें, भाटिया बुद्धि परीक्षण का नाम बैटरी है। क्या है? क्यों है बैटरी? यस, जिसमें बहुत से परीक्षण एक साथ हो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। 5 जो परीक्षण है, याद रखने वाली बात है। पहला है ब्लॉक डिजाइन, जो किसने बनाया? एस.सी. कोह ने। किसने बनाया? एस.सी. कोह ने 1923 में। और दूसरा पास अलोंग किसने बनाया? अलेक्जेंडर ने। बोला करो, किसने बनाया? अलेक्जेंडर ने 1937 में। ये दोनों विदेशी हैं। ये दोनों क्या हैं? विदेशी परीक्षण है जो शामिल हो गए। और 3 खुद के थे। 3 खुद के जो थे वो आपको ध्यान है कौन कौन से थे? एक तो था बिना पेन उठाए, पैटर्न ड्राइंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पैटर्न ड्राइंग। बोलो। ओके, पैटर्न ड्राइंग, पैटर्न ड्राइंग। एक था तुरंत कोई बात हम वापस बता दें याद करके, इमीडिएट रिकॉल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इमीडिएट रिकॉल, तात्कालिक पुनः स्मृति परीक्षण। और एक था आपका चित्र बनाने वाला। ठीक है, चित्र ही था, पिक्चर। हाँ, पिक्चर बनाना। चलिए, तो एक खास बात ऐसा पूछा जा चुका है परीक्षा में कि पहला जो कोह ब्लॉक डिजाइन था उसमें 10 डिजाइन थी। कितनी? 10। 5 में 3 मिनट और बाकी 5 में 2 मिनट। तो 3 मिनट 2 मिनट ही सब में चलता है, इसलिए टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अगले में 8 डिजाइन है और फिर 8 डिजाइन है और लास्ट वाले में 5 डिजाइन है। ये आ चुका है परीक्षा में। महत्वपूर्ण बात क्या है भाटिया वाली, कि अब तक हमने जो भी बुद्धि परीक्षण देखे, वेस्टलर हो चाहे कोई और हो, भाटिया ऐसा था कि जिसमें टाइम लिमिट थी। इसलिए भाटिया परीक्षण गति परीक्षण है। क्या है? गति परीक्षण। खास बात, भाटिया परीक्षण में एक को छोड़ के, जो आपने बोला था, पर फिर भी हम ग्रुप के रूप में इसको अशाब्दिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशाब्दिक। हालांकि इमीडिएट रिकॉल में वर्बल चीजें आती हैं, पर फिर भी अशाब्दिक बोलते हैं। ऐसा आपको पूछेंगे नहीं, आपको तो ये ध्यान रखना है भाटिया परीक्षण शाब्दिक है कि अशाब्दिक। तो क्या बोलना है? अशाब्दिक। दूसरी बात, सामूहिक है कि व्यक्तिगत? व्यक्तिगत। और तीसरी बात क्या इसके साथ जुड़ेगा? गतिक या गति परीक्षण। तो भाटिया परीक्षण किसका उदाहरण है? अशाब्दिक वैयक्तिक गति परीक्षण का उदाहरण है। इसके विपरीत जीमैट जो है, जलोटा वाला, जलोटा वाला सामूहिक है कि व्यक्तिगत? सामूहिक। तो भाटिया और जलोटा में अंतर हो गया, वो भाटिया व्यक्तिगत है और जलोटा क्या है? सामूहिक। दूसरी बात, भाटिया अशाब्दिक है और जलोटा क्या है? शाब्दिक है। लेकिन दोनों की बात सेम है, वो है दोनों में टाइम है, इसलिए गति है। ओके, तो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए इन पे सवाल कि साहब जलोटा का परीक्षण कैसा है? सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण। क्या बोलेंगे? सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण। भाटिया अशाब्दिक वैयक्तिक गति परीक्षण। सिंपल। दूसरी बात, एज भी पूछी गई है परीक्षा में। तो भाटिया 11 से 16 वर्ष। भाटिया क्या है? 11 से 16 वर्ष। और वो 12 से 16 वर्ष। अगर आपको 12 से 16 याद भी नहीं रहता तो भी चिंता की बात नहीं है, 11-16 में हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में बहुत कम आता है, एक आध साल चली जाता है। ठीक है, और एक और खास बात क्या थी कि जलोटा वाला जो परीक्षण है, नाम से पता लगता है, इसके नाम पे प्रश्न आया,
सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है। क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसलिए जलोटा कौन सी चीज का परीक्षण करता है, ऐसा पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? सामान्य मानसिक योग्यता का। कौन सी योग्यता का? सामान्य मानसिक योग्यता का। सिंपल बात, क्लियर हुई? ओके, तो ये कुछ परीक्षण थे। अब एक छोटी सी बात और है, वो और लिखो आप, भारत में बुद्धि परीक्षण। तो इसमें 2-3 बातें ही हैं जिनमें से कोई बात परीक्षा में आ सकती है। भारत में आपको विजिबल है ये संदीप जी? इस स्क्रीन पे ये कलर विजिबल है? बताना आप मेरे को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो थम्स अप करके खिड़की में से इशारा कर देना। आपके लिए नहीं है, उनके लिए है। मेरे ख्याल से दिखता ही होगा, है ना? कलर चेंज करते हैं इसमें, है ना? कैसा लें? येलो कौन सा होता है? ये येलो तो रोज ही लेते हैं। आप कभी कभी मिस करती हो चंदन के बगल में? हाँ, रोज? ओके, चलिए। लड़कों में कोई नए नहीं है, वही है पुराने? ओके, चलिए। तो भारत में बुद्धि परीक्षण, तो ध्यान देने वाली बात है, भारत में एक नाम है जिनको हिंदुस्तानी विनय कहते हैं। आप में से कौन है जो बताएंगे? C.H. राइस। यस, किसने बताया? सरिता, कमाल है, आते आते ही धमाल मचाने लगी आप तो। बिल्कुल सही बात करिए सरिता, C.H. राइस। एक्चुअली ये बात है 1922 की। कब की बात है? 1922 की। तब हमारे देश में क्या था? 1922 में हमारे देश में क्या था? हमारे देश में पाकिस्तान भी शामिल था ना? आपने क्या बोला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर? वो तो 1914 to 18 था, नहीं 39 to 55 था। ओके, तब भारत में पाकिस्तान भी शामिल था। तब क्या हुआ? भारत में विनय बुद्धि परीक्षण को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? विनय बुद्धि परीक्षण को लागू किया गया, बिंदिया। और भारत में विनय बुद्धि परीक्षण को लागू किया गया लाहौर में। कहां पे? लाहौर में। और उसका तर्जुमा किया गया उर्दू में। किसमें किया गया? उर्दू में। यह काम करने वाले थे डॉक्टर C.H. राइस। कौन थे? C.H. राइस। पर चूंकि भारत का यह पहला परीक्षण था, इसलिए डॉक्टर C.H. राइस को हिंदुस्तानी विनय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी विनय। दूसरा परीक्षण हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। देखो, उर्दू में किया था C.H. राइस ने, और हिंदी में करने वाले कोई मुस्लिम थे जिनका नाम था S.M. मोहसिन की M.S. मोहसिन। S.M. मोहसिन, S.M. मोहसिन थे। उन्होंने 1930 में पहला हिंदी में बनाया। ये 2 घटनाएं कई बार पूछ लेते हैं। और इसके अलावा एक आपका था प्रमिला पाठक का नाम आपने सुना होगा। प्रमिला पाठक ने क्या किया था? ड्रा ए मैन, जो गुड इनफ ने बनाया था, उसका भारतीय अनुकूलन किया था। उसका क्या किया था? भारतीय अनुकूलन। तो ऐसी 2-3 घटनाएं हैं। चलिए लिखो, आप इसको लिखें। पहली बात देखो, 1922। और इस बार आप लिखिए C.H. राइस। राइस याद रह जाएगा। C.H. राइस ने विनय साइमन, राइस नाम है इनका, राइस। C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को, C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को भारत, ब्रैकेट में लिख देना लाहौर, ब्रैकेट में लाहौर, साथ में उर्दू भी लिख देना, में लागू किया। लागू किया। पहली बात, 1922 C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को भारत में लागू किया। किसने लागू किया? C.H. राइस ने। पर इनका परीक्षण जो था वो उर्दू में था। किसमें था? उर्दू में अनुवाद किया था और लाहौर में लागू किया था, यूनिवर्सिटी में। नोट करके लिखो, नोट नोट C.H. राइस, नोट C.H. राइस, C.H. राइस हिंदुस्तानी विनय के नाम से प्रसिद्ध हैं। C.H. राइस हिंदुस्तानी विनय।
पाकिस्तानी बिने नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तानी बिने के नाम से प्रसिद्ध हैं। CH राइस कौन से बिने? हिंदुस्तानी बिने के नाम से प्रसिद्ध हैं। ओके, दूसरी बात, 1930 इस बार आप लिखें SM मोहसिन। SM मोहसिन, SM मोहसिन ने वही बिने पे आधारित, SM मोहसिन ने बिने बुद्धि परीक्षण पर आधारित, SM मोहसिन ने बिने बुद्धि परीक्षण पर आधारित हिंदी में, SM मोहसिन ने बिने बुद्धि परीक्षण पर आधारित हिंदी में भारत का पहला बुद्धि परीक्षण निर्मित किया। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण निर्मित किया। बस दो डेट ध्यान रखनी है, 22 और 1930। अब नोट करके एक बात और लिख लो, इसमें डेट नहीं है, नोट करके एक बात लिखें। डॉक्टर प्रमीला पाठक ने ड्राएमैन तथा एक नाम और है लज्जा शंकर झा ने, किसी को पता है इन्होंने क्या किया था? लज्जा शंकर झा ने स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। भारतीय अनुकूलन का मतलब भारतीय भाषाओं में इसको लागू किया, भारतीय अनुकूलन किया। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखनी है याद हमको, एनसीईआरटी में है तो किसी दिन किसी परीक्षा में आ सकती है। तो सिंपल 4 बातें हमको याद रखनी है, CH राइस, SM मोहसिन, लज्जा शंकर झा और प्रमीला पाठक। कितने नाम याद रखेंगे? 4। पहला नाम बोलो CH राइस, दूसरा नाम बोलो SM मोहसिन, तीसरा नाम प्रमीला पाठक और चौथा नाम लज्जा शंकर झा। ओके, अब हेडिंग डालिए सृजनात्मकता। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, हमने तो ऐसी कोई परीक्षा देखी नहीं जिसमें इसमें सवाल नहीं आया हो, प्रश्न नहीं आया हो। क्रिएटिविटी, आपको रैंक वैंक बताई थी क्या कल के टेस्ट की? हाँ, अभी नहीं बताई क्या? कब बताएंगे? चलो, कल हमने वो टेस्ट लिया था, आप जल्दी में थे, याद है आपको? कितने साइकोलॉजी के कितने प्रश्न थे? 25। सुनीता, आपने टेस्ट नहीं दिया ना? देखा था, दिया नहीं था, कोई बात नहीं। आज सुनीता ठीक होके आ गई हमारे बीच, हम सबको अच्छा लग रहा है। ओके, हाँ, क्यों? वो बीमार हो गई, उसको टाइफाइड वैसा कुछ हो गया, थकान होगी, टाइफाइड तो नहीं हुआ, उसको लगा कि टाइफाइड हो गया। ओके, तो कौन कौन है? कल किस किसने टेस्ट दिया? हाथ खड़ा करें। ओके, चलिए आप बताओ। चित्रलेखा, हमारा दिया गया नाम, आपके कितने सही थे? 3 गलत थे। ओके, सुनील 2 ही गलत थे, सही बोलना, क्या बात है। चलिए, मोनिका कितने गलत थे आपके? 3 थे। और कौन था? फौजी साहब, आपने दिया था टेस्ट कल, कितने गलत थे? 6 सही थे। ओके, अच्छी बात, ये लेट आए थे, मतलब ये इन्होंने जो, मतलब आपने जो मेरे से पढ़ा उसका जो प्रश्न है उसको सही किया, बाकी पहले निकल गया वो निकल गया। ओके, और अशोक आपके कितने थे? 16 में 10। हाँ, ये इसलिए था कि लास्ट वाले टॉपिक में हमने कराया तब आप नहीं थे।
आपके कितने थे? 15 से थे, शाबाश। ओके, और कौन था इधर? अभिषेक कितने थे? क्यों नहीं दिया? टेस्ट दिया करो बेटा। पीछे आप बोलो। 10, 18, 25 में से 18, 25 थे। 21 ही थे क्या? 21 किया आपने? अच्छा, नहीं किया वो फिर उनमें नंबर मिलता है क्या? तो वो भी गलत मानेंगे अपन। हाँ, अच्छा नहीं करवाए, वो छोड़ दिया। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, और इधर से आप बताओ कितने हुए? 19। अरे वाह। और तुम्हारे बेटा रजिस्टर गम गया था, खो गया था? 15 सही थे। ओके, पीछे बताओ आप लोग। ओके, प्रियंका। चलिए, और कोई बताना चाहेगा इधर से? आपके कितने थे? आपने दिए नहीं? ये गलत बात है ना। तुम बताओ। 3, 4 गलत थे आपके। 14, 15 थे। ओके, चलिए, स्कोर बढ़ाना है, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम खुशी। 4 गलत। गरिमा दिया था? मैडम आपने दिया था? हिंदी वालों को दिया नहीं। ओके, ओनली सेकंड ग्रेड का था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम इस पे तो नहीं, इस पे तो फिर मैं 4 को कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट होगा तो फिर मैं जिनके रैंक आएगी पहली 3, उन पहली 3 को कोई अच्छा सा प्राइज दूंगा। अच्छा सा प्राइज बोले तो वो कोई भी हो सकता है, मेरी बुक हो सकती है ना? उससे बढ़िया तो क्या प्राइज होगा, है ना? पहली 3 रैंक आएगी उसमें, ठीक है? पर वो साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, ओनली साइकोलॉजी, उसमें यहीं पे लेंगे जब आप बोलोगे, या तो इस टॉपिक के बाद ले लेंगे, पर वो ओवरऑल रहेगा अब तक। तो कुछ नए बच्चे आए हैं तो उनको भी मैं कोशिश करता हूं कि अभी मैं 1-2 दिन में करता हूं कि क्या करें, आपका सबको ऑनलाइन दे दें तो आपको 5 दिन में फिर वो पढ़ के टेस्ट देना होगा, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, हेडिंग क्या है आज अपना? सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता। ध्यान दो आप। मास्क इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम्हारे कितने थे? 14 थे। ओके, आप तो थी नहीं। ओके, तुम दोनों दिया नहीं? तुम तो ओके। ओके, मीना तुम क्लास भी नहीं ली तुमने 2 दिन से। क्रिएटिविटी बोलो। हेडिंग का नाम हिंदी में सृजनात्मकता, इंग्लिश में क्रिएटिविटी। आपको पता है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है? जरूर एक सवाल आता है। ओके, चलिए, आपसे कोई पूछ ले क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, तो आप क्या बताओगे? कुछ नया करना, कुछ मौलिक करना, शाबाश। और कोई? ओके, सुने। हाँ, क्लास कौन ली? किसने? आपको नहीं? शी MAANA। ओके, सुन रहे हो ना? हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं जो हमको लगती हैं, सुमन, बहुत सी चीजें हैं जो हमको लगती है ये हमसे रिलेट नहीं करती, हमसे वो असंबंधित हैं। क्या है? असंबंधित है। उन्हीं चीजों में कोई संबंध ढूंढ लेना सृजनात्मकता है। जो हमसे असंबंधित है उनमें कोई संबंध ढूंढ लेना सृजनात्मकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम संसार का प्रत्यक्षण करते हैं ना? प्रत्यक्षण करना क्या होता है? दुनिया को समझना। दुनिया में क्या है, संसार में क्या है, सब कुछ है जो हमारे चारों तरफ है, दूसरे लोग भी हैं, सारी चीजें हैं। हम संसार का प्रत्यक्षण कुछ अलग तरह से करें जो आज तक नहीं किया। हम संसार को अलग तरह से समझें, वो सृजनात्मकता है। इससे क्या होगा? इससे हम समस्याओं को सोल्व करने के कुछ ऐसे तरीके समझ लेंगे जो अब तक शायद हमने उन पर सोचा ही नहीं। इससे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन के वे भी दूसरे ढूंढ लेंगे। इससे हम अपने खुद का और दूसरों का मनोरंजन भी करेंगे। खास बात, क्रिएटिविटी में मनोरंजन भी है, इंटरटेनमेंट भी है, दूसरों से कम्युनिकेशन भी है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के नायाब, बेनजीर, अनोखे, विलक्षण तरीके भी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप सुन रहे हो? सृजनात्मकता में 2 महत्वपूर्ण चीजें होंगी, एक तो इमेजिनेशन, दूसरा प्रोडक्शन। 2 महत्वपूर्ण चीजें होंगी, एक तो कल्पना, दूसरा उत्पादन। अगर उत्पादन नहीं हो तो सृजनात्मकता केवल कल्पना मात्र बन के रह जाएगी। जो हमने कल्पना करी, अनोखी सी, विचित्र सी, ऐसी चीज में कोई नई चीज ढूंढ ली जिसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं, अगर हम उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, बाहर दिखेगा नहीं, तो उसको सृजनात्मकता नहीं बोलेंगे, उसको केवल कल्पनाशीलता बोलेंगे। 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो कल्पना और दूसरा उत्पादन। एक तो इमेजिनेशन, दूसरा प्रोडक्शन। तो इमेजिनेशन और प्रोडक्शन दोनों को जोड़ते हैं तो क्रिएटिविटी बनती है।
कुछ सामान्य बातें बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो? इसके अलावा यहां से जो प्रश्न आते हैं मैं आपको बताऊं इस टॉपिक में, एक तो सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बातें हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी हैं, उनमें से एक सवाल आता है। एक दो चीजें हैं सृजनात्मकता में, इनके 4 तत्व हैं जो बहुत ही आसान है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और चौथा इलेबोरेशन। एक 4 स्टेप हैं सृजनात्मक चिंतन के, प्रिपरेशन से लेके वेरिफिकेशन तक, उनमें से सवाल आता है। निश्चित रूप से 3 ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कभी कभी सृजनात्मकता का मापन है, उसमें से भी सवाल आता है, जिसमें हम गिलफोर्ड का नाम लेते हैं, बाकर मेहंदी परीक्षण हिंदुस्तानी उसका नाम लेते हैं, और भी कुछ है, तो सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में सबसे पहला नाम लिखो आप, स्टेगनर। स्टेगनर क्या नाम है इनका? स्टेगनर। स्टेगनर क्या नाम लिखा? स्टेगनर। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? स्टेगनर क्या बोलते हैं? इनवर्टेड कॉमास में लिखिए। किसी नई वस्तु, देखो नया शब्द आ गया, किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन, किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता है। अच्छी सी परिभाषा है। किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता है। स्टेगनर लिखा सबने? यानी स्टेगनर के अनुसार सृजनात्मकता उत्पादन है, भले ही वो पूर्ण हो या फिर आंशिक, पर सवाल है वो क्या होना चाहिए? नई वस्तु का होना चाहिए, नया होना चाहिए। सिंपल परिभाषा याद रहेगी आपको। दूसरी परिभाषा है स्टेन। इनका नाम है स्टेगनर, इनका नाम है स्टेन। स्टेन क्या बोलते हैं? नाम लिखिए, इनवर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखिए। स्टेन ऐसे कार्य, स्टेन कहते हैं ऐसे कार्य जिनका परिणाम, ऐसे कार्य जिनका परिणाम नवीन, सरिता ने नवीन शब्द बोला, ऐसे कार्य जिनका परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो, ऐसे कार्य जिनका परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो, सृजनात्मकता है। ऐसे कार्य जिनका परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो, सृजनात्मकता है। स्टेन, बहुत आसान सी बात है निशा। स्टेगनर क्या बोलते हैं? किसी वस्तु या किसी नई वस्तु का उत्पादन, कैसा? पूर्ण या आंशिक? दोनों। किसी नई वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। किसने बोला? स्टेगनर ने। किसने? स्टेगनर ने। तो स्टेन कहते हैं कि कोई भी काम जरूरी है कि क्या हो? 2 चीजें हो उसमें, एक तो वो नवीन हो, दूसरा उपयोगी हो। इसका मतलब सृजनात्मकता में नवीन इंपॉर्टेंट है, साथ में यूजफुल, उपयोगिता भी जरूरी है। तो नवीन और उपयोगी किसी भी काम का परिणाम हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? सृजनात्मकता। क्या बोल सकते हैं उसको? सृजनात्मकता। ऐसा कौन बोलता है? स्टेन साहब बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इस बार नाम लिखिए आपके जाने पहचाने स्किनर। स्किनर, स्किनर का नाम लिखें, परिभाषा लिखें। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता बोलो या सृजनात्मक चिंतन बोलो, बात एक ही है। सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है जिसमें, सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति के निष्कर्ष, जिसमें व्यक्ति के निष्कर्ष अथवा भविष्यवाणी, जिसमें व्यक्ति के निष्कर्ष अथवा भविष्यवाणी
नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो, यूनिक, अनयूजुअल, असामान्य हो। परिभाषा पूरी। स्किनर क्या बोलते हैं? सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति के निष्कर्ष अथवा भविष्यवाणी नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। अच्छी परिभाषा है, परीक्षा में आई है। किसका नाम याद रखना है? स्किनर का। स्किनर सृजनात्मक चिंतन उस चिंतन को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के निष्कर्ष, व्यक्ति के क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन, और व्यक्ति की प्रिडिक्शन, भविष्यवाणियां कैसी हो? चार चीजें हो। पहली नवीन, बोलो नवीन। दूसरी मौलिक, तीसरी अन्वेषणात्मक, और चौथी असाधारण। नवीन माने नूतन, नवीन, नोवेल, नोवेल्टी नाम सुना आपने? मौलिक क्या होती है? मौलिक को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल। क्या बोलते हैं? किसी की नकल नहीं, कॉपी नहीं, अपना खुद का, उसको बोलते हैं मौलिक। अन्वेषणात्मक किसको बोलते हैं? यस, कुछ ढूंढ के निकालें, खोज के निकालें। और असाधारण, अनयूजुअल, कॉमन नहीं हो, असामान्य हो, हटके हो, हटके। तो अच्छी परिभाषा दी स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। क्या परिभाषा दी? सृजनात्मक चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति की दो चीजें, निष्कर्ष और भविष्यवाणी कैसी हो? नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक और असाधारण। याद रहेगी? चार शब्दों वाली परिभाषा। ओके। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, एक नाम है बर्टलैंड। ये नाम सुना आपने? सॉरी, बर्टलेट। कई बार हम कई बुक्स में बर्टलैंड भी पढ़ लेते हैं, पर ये बर्टलेट है। बर्टलेट, कटलेट नहीं, बर्टलेट, बर्टलेट। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। इनवर्टेड कोमास करें बर्टलेट के नाम के आगे और लिखें सृजनात्मकता। सृजनात्मकता साहसिक चिंतन है। सृजनात्मकता साहसिक चिंतन है। बर्टलेट, सृजनात्मकता साहसिक चिंतन है। बर्टलेट। क्या नाम था? बर्टलेट। इन्होंने सृजनात्मकता को कैसा चिंतन बोला? साहसिक चिंतन। क्या वाकई है? बोलो, क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला ऐसा कि साहब सृजनात्मकता के लिए ब्रेवरी चाहिए, साहस चाहिए। पीछे वालों, प्रियंका एंड सखियां, हम पे ध्यान दें इधर। सृजनात्मकता को बर्टलेट कैसा चिंतन बताते हैं? साहसिक चिंतन। कैसा? साहसिक चिंतन। ऐसा चिंतन जिसको हर कोई नहीं कर सकता, उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्यों? आपने सुना है, लीक लीक दुनिया चले। लीक छोड़ के तीन चले, शायर, शेर, सपूत। लीक छोड़ के केवल तीन ही चल सकते हैं, या तो हो वो शायर। शायर समझते हो? शायर कौन होता है? गांव में कहते हैं वो औरत बड़ी शायर है, वो नहीं। शायर का मतलब तो शेर सुनाने वाले शायर, कवि। शायर को कवि, तो वो लीक छोड़ के चल सकते हैं। या फिर शेर, शेर किसी की लाइन पे नहीं चलता, अकेला जाता है, अलग से रास्ता बनाता है। और तीसरा सपूत। इसका मतलब कितनी बड़ी बात है, सृजनात्मकता जिनमें है वो सपूत होते हैं। सपूत का मतलब लड़कियां भी शामिल हैं जो वाकई अच्छे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो सृजनात्मक है। तो अच्छी बात बोली इन्होंने, बर्टलेट साहब ने, कि सृजनात्मकता कैसा चिंतन है? साहसिक चिंतन है। कैसा चिंतन है? साहसिक। ओके। एक परिभाषा परीक्षा में आई, अभी फर्स्ट ग्रेड में 2 बार आ गई। वो परिभाषा है क्रो एंड क्रो साहब की। तो क्रो एंड क्रो के नाम से ही समझ लेना कि बहुत मशहूर चीजें देते हैं वो। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। क्या बोलते हैं क्रो एंड क्रो? बहुत से लोग साइकोलॉजी में पति पत्नी भी है, उन्हीं में से ये हैं। ये 2 हैं, 2 ब्रदर भी हैं और 2 पति पत्नी भी हैं। पर ये क्रो एंड क्रो जिनके भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, जोड़ा है।
हाँ, युंग जुंग तो एक ही है। कार्ल जुंग है उनका नाम, तो उनको कार्ल युंग भी कहते हैं, वो सेम ही है, वो अलग नहीं है। चलिए क्रो एंड करो का नाम लिखो। लिखा नाम? ओके, क्या था? हाँ वही है, कार्ल जुंग वही है। इसके अलावा भी कार्ल जुंग की कुछ महान बातें बताएंगे आपको। क्रो एंड करो का नाम लिखा, स्टेटमेंट लिखो इनवर्टेड कॉमास में, सामने देख के। हाँ, ओके, देखना ही पड़ेगा, नहीं तो चंदन की तरह भूल जाओगे क्या बोला था। क्रो एंड करो लिखो, स्टेटमेंट लिखिए। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता बहुत अच्छी परिभाषा है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने। अब सोचिए इन्होंने कितने बेहतरीन शब्दों का यूज किया है, तो गागर में सागर भर देते हैं, क्योंकि ये सब लिंग्विस्टिक फ्रेम वाले होते हैं। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। बहुत शानदार बात है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, बहुत अच्छी परिभाषा। सृजनात्मकता कौन से परिणामों को? मौलिक परिणामों को। जब तक उनको हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, व्यक्त नहीं करेंगे, कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, सृजनात्मकता बनेगी नहीं। तो व्यक्त करना कहीं ना कहीं उसी को लेके है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करेंगे, पर वास्तव में यह मानसिक प्रक्रिया ही है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को बाहर निकालने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। यह किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने सृजनात्मकता को कैसी प्रक्रिया बोला? मानसिक प्रक्रिया। यह मानसिक प्रक्रिया किसको व्यक्त करती है? मौलिक परिणामों को। किसको व्यक्त करती है? मौलिक परिणामों को। मौलिक परिणाम क्या होते हैं? जो औरों के नहीं है बल्कि अपने खुद के हैं, क्योंकि वो औरों से डिफर हैं, अलग हैं। क्रो एंड क्रो साहब, आप मुझे बताएंगे सृजनात्मकता को किसी वस्तु के आंशिक और पूर्ण उत्पादन से किसने जोड़ा? स्टेगनर ने। किसने जोड़ा? स्टेगनर ने। पर वस्तु कैसी होनी चाहिए? नई वस्तु। सृजनात्मकता को नवीन और उपयोगी किसने बताया? स्टेन ने। किसने बताया? स्टेन ने। तो वो चार बातें बताई थी स्किनर ने कि सृजनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें किसी के निष्कर्ष और भविष्यवाणियां क्या हो? नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक और असाधारण। सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन किसने बोला? बर्टलेट ने बोला। किसने बोला? बर्टलेट ने बोला। तो बहुत ही शानदार परिभाषा क्रो एंड क्रो साहब ने दी कि सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया। तो किसको व्यक्त करती है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करती है। क्लियर? आगे चले। एक परिभाषा और, प्लेटो का नाम सुना है? हां, परीक्षा में आई है। यस, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन, एक शब्द दिया इन्होंने, नाम है प्लेटो। क्या है ये? क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सृजनात्मकता देवीय प्रेरणा है। सृजनात्मकता देवीय प्रेरणा है, मतलब जिसमें सृजनात्मकता है वो भगवान से प्रेरित है। तो सृजनात्मकता को देवीय प्रेरणा प्लेटो साहब ने बताया। सृजनात्मकता कैसी प्रेरणा है? देवीय प्रेरणा है। ये किसने बोला? प्लेटो ने बोला। प्लेटो ने सृजनात्मकता को कैसी प्रक्रिया बताया? देवीय प्रक्रिया बताया। तो आखिरी परिभाषा है, इनका नाम नित्थे। नित्थे नाम याद रह जाएगा? नित्थे, क्या नाम है इनका? नित्थे। नथु से याद रख लेना, नथु नहीं, नित्थे। ओके, नित्थे। पहले बहुत नाम होते, नथमल जी काफी होते। ओके, नित्थे। क्या नाम है इनका? नित्थे। इससे पहले सृजनात्मकता को देवीय प्रेरणा किसने बताया? प्लेटो ने बताया।
नित्य पता है क्या बोलते हैं? नित्य कहते हैं सृजनात्मकता जुनून है। आपने कई बार सुना जुनून पैदा करो, जुनून। सृजनात्मकता दीवानगी है। क्या है? क्या होती है दीवानगी, क्या होता है जुनून? यस, पागलपन। शाबाश। तो लिखो, सृजनात्मकता पागलपन है। हिंदी में सृजनात्मकता पागलपन है। अगर हम उर्दू पढ़ते होते तो हम बोलते दीवानगी है, लेकिन हिंदी में सृजनात्मकता पागलपन है। नित्य, सृजनात्मकता पागलपन है, यह स्टेटमेंट है नित्य साहब का। पता नहीं साहब है कि मैम, पर नित्य। तो सृजनात्मकता क्या है? पागलपन है। ओके, थोड़ा सा आइडिया हुआ सृजनात्मकता के बारे में, हुआ ना? ओके, अब लिखें सृजनात्मकता प्रमुख विशेषताएं। प्रकृति, प्रकृति क्या है इसकी? सृजनात्मकता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? विशेषताएं, नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। कोई बोलता है आपका नेचर, तो आपकी तमाम विशेषताएं आएंगी उसमें। जल्दी आते हैं, देर तक पढ़ते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, मैडम बैठी हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, चिंता मत करो। जिनके बहुत से बच्चे होते हैं, हजारों हजार बच्चे होते हैं। ओके, हाँ क्या दे देंगे? बस दे देंगे, पर अभी इस पे आओ। ओके, क्या क्या विशेषताएं हैं सृजनात्मकता की? तो लिखो कुछ बातें। हर एक बात अपने आप में बेहद खास है, आपको विकल्पों में मिलेगी परीक्षाओं में। लिखो पहली बात, और वो है सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। प्रक्रिया नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, सार्वभौमिक है। दूसरी बात, सृजनात्मकता प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। पहली बात, सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। दूसरी बात, सृजनात्मकता प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। हालांकि सृजनात्मकता में कोई उत्पादन होता है, पर क्रिएटिविटी इटसेल्फ इज ए प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। तो सृजनात्मकता प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, यह भी ध्यान रखना है। और सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, यह भी ध्यान रखना है। आप मेरे को बताएं, सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, इसके क्या मायने हैं? हाँ, यूनिवर्सल है इंग्लिश में, पर मायने क्या है इसके? मतलब हर व्यक्ति में सृजनात्मकता पाई जाती है, ये इसका मतलब है। सब में ही पाई जाती है, कम या ज्यादा। इसलिए सृजनात्मकता कैसी है? सार्वभौमिक है। दूसरी बात, सृजनात्मकता प्रक्रिया है या उत्पाद? तो हम क्या बोलेंगे? प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। तीसरी बात, इसका संबंध अमूर्त व मौलिक चिंतन, इसका संबंध अमूर्त व मौलिक चिंतन से है। इसका संबंध अमूर्त व मौलिक चिंतन से है। सिंपल बात, अमूर्त व मौलिक चिंतन से है। सुन रहे हो? यानी सृजनात्मकता के लिए मौलिक चिंतन जरूरी है और साथ में अमूर्त चिंतन जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात आपको यहां पे बता रहा हूं, सुन लें। एक सवाल आता है परीक्षा में, सुन रहे हो सब लोग, कि टर्मन साहब का स्टेटमेंट, कुछ लोगों को ध्यान होगा, कि क्या हर प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होता है? क्या प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक होता है? यस और नो? नो। तो दूसरा सवाल आता है, सुने, मैं जो बोल रहा हूं वो बार बार रिपीट हुए परीक्षा में, इसलिए ध्यान दो प्रियंका।
सृजनात्मक, हर प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता। दूसरा सवाल, क्या, बोलो इसको, क्या सृजनात्मकता, ध्यान दो, क्या सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि में कोई संबंध नहीं होता? इसका जवाब है होता है। पहली बात, हर प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता। दूसरी बात, क्या सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि में संबंध होता है? तो बोलना है होता है। तीसरी बात, यह संबंध कैसा होता है, सकारात्मक या नकारात्मक या जीरो? तो जब संबंध होता है तो दोनों में कोरिलेशन है, सहसंबंध है, सकारात्मक क्या है? चौथी बात, इसका मतलब जैसे जैसे बुद्धि लब्धि बढ़ती है वैसे वैसे सृजनात्मकता बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद दोनों फ्री हो जाती हैं, दोनों स्वतंत्र हो जाती हैं। और वो लेवल कितना? वो लेवल है 120। सवास 120 आईक्यू के बाद क्रिएटिविटी और आईक्यू दोनों सेपरेट हैं, मतलब कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब हर प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक हो यह जरूरी नहीं है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मंद बुद्धि बालक भी सृजनात्मक हो सकते हैं? बोलिए यस और नो। जवाब है नहीं, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए हमने आपको बोला क्या जरूरी? किसने बोला? हमने बोला सृजनात्मकता के लिए अमूर्त और मौलिक चिंतन जरूरी है, और मंद बुद्धि बालकों में अमूर्त चिंतन और मौलिक चिंतन का अभाव होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको मंद बुद्धि बालक, तो आप जानेंगे मंद बुद्धि बालक केवल अंधानुकरण करते हैं, केवल रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि उनमें मौलिक चिंतन और अमूर्त चिंतन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसलिए मंद बुद्धि बालक कभी सृजनात्मक बालक नहीं हो सकते, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए औसत से अधिक बुद्धि लब्धि जरूरी है। सृजनात्मकता के लिए कितनी बुद्धि लब्धि जरूरी है? औसत से अधिक बुद्धि लब्धि जरूरी है। और औसत से अधिक बुद्धि लब्धि का मतलब मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि औसत से अधिक होती है कि कम? कम। इसलिए मंद बुद्धि बालक सृजनात्मक बालक नहीं होते। ये सारी बातें परीक्षा में आई। क्लियर है आपको? बोले क्लियर है। एक और बात सुन रहे हो कि नहीं? सृजनात्मकता का पहली बार पता लगता है कब? मैंने आपको लिखवाया था, सब्लिमेशन होता है कब? मार्गांतरीकरण होता है कब? जब सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, पलायन कर जाती है। क्रिएटिव वर्ल्ड में यह काम होता है बाल्यावस्था में। कब? बाल्यावस्था में। एक और बात आई है परीक्षाओं में, सृजनात्मकता अपने उरूज पर कब होती है? एट द टॉप कब होती है? क्लाइमेक्स कब होता है? जवाब है 30 वर्ष की उम्र। कितनी? 30 वर्ष की उम्र में सृजनात्मकता चरम पर होती है। मैंने जो भी बोले हैं ये सारी बात परीक्षा में आई है। 3 बातें आपने लिखी। पहली बात, सृजनात्मक सार्वभौमिक है सृजनात्मकता। दूसरी बात, प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। और तीसरी बात क्या जरूरी? अमूर्त व मौलिक चिंतन जरूरी। कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात लिखो, सृजनात्मकता की शुरुआत, सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से मानी जाती है। सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से मानी जाती है, और सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से मानी जाती है, और इसे में लिखना है, और 30 वर्ष, और 30 वर्ष की आयु में, और 30 वर्ष की आयु में यह अधिकतम होती है। और 30 वर्ष की आयु में यह अधिकतम होती है, चरम पे होती है। 30 वर्ष को अंडरलाइन करोगे, 30 वर्ष की उम्र में अधिकतम होती है। अगली बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, लिखो सृजनात्मकता। अगली बात लिखिए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि, सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि
में सकारात्मक से संबंध पाया जाता है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि में सकारात्मक सह संबंध पाया जाता है, किंतु सृजनात्मकता तथा बुद्धि में सकारात्मक सह संबंध पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है, किंतु 120 130 ऐसा लिखना, किंतु 120 130 आईक्यू के बाद, किंतु 130 120 आईक्यू के बाद दोनों का मतलब एक तो आईक्यू दूसरा क्रिएटिविटी, 120 130 आईक्यू के बाद दोनों स्वतंत्र हो जाती हैं, बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता दोनों स्वतंत्र हो जाती हैं। हालांकि आपने लिखा कि नहीं? हालांकि अगली बात लिखें, सृजनात्मकता के लिए, अगली बात, अगला पॉइंट, सृजनात्मकता के लिए ये एक एक बिंदु विकल्पों में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत काम आएंगे आपके। अगली बात, सृजनात्मकता के लिए औसत से अधिक बुद्धि लब्धि आवश्यक है। सृजनात्मकता के लिए औसत से अधिक बुद्धि लब्धि आवश्यक है। सृजनात्मकता के लिए औसत से अधिक बुद्धि लब्धि आवश्यक है। यहां सृजनात्मकता उस टेबल में लिखते नहीं है, कुछ लोग बताते भी 120 130 वाले को सृजनात्मकता लिख के, है ना, पर हमने लिखा नहीं है, वो लिखना भी नहीं है, क्योंकि आईक्यू अलग है, सृजनात्मकता अलग है, दोनों में क्या है, केवल कोरिलेशन है। क्या है? कोरिलेशन है, लेकिन ये भी आगे जाके क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब इंपोर्टेंट करो, और इंपोर्टेंट करके एक स्टेटमेंट लिखना है। इनवर्टेड कॉमास में शुरू करो स्टेटमेंट और लिखिए, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो, यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमास बंद और एरो करके टर्मन। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो, यह आवश्यक नहीं है, कहने वाले कौन है? टर्मन। किसने बोला ऐसा? टर्मन ने बोला। तो टर्मन का नाम याद रखना है। इनका बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होता है या नहीं होता? नहीं होता। प्रत्येक नहीं होता, इसका मतलब आवश्यक नहीं है। बात तो एक ही है। बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? सार्वभौमिक है, प्रक्रिया है। सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि में क्या कोई रिलेशन है? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन एक लेवल के बाद दोनों क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि सृजनात्मकता के लिए औसत से अधिक बुद्धि लब्धि चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक बालकों में अमूर्त चिंतन होता है। इसलिए मंद बुद्धि बालक सृजनात्मक बालक नहीं होते, लेकिन हर प्रतिभाशाली बालक भी सृजनात्मक बालक नहीं होता। लिखा सबने? अगली बात, और अगली बात है गिलफोर्ड। नाम सुना है? गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को, गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन, ये जो अपसारी चिंतन का टर्म आया था सबसे पहले गिलफोर्ड ने दिया था 1967 में। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को
अपसारी चिंतन ब्रैकेट में जरूर लिखोगे वो शब्द जिससे हमको क्या है, लगाव है, मोहब्बत है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को क्या कहा? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनका एक स्टेटमेंट है, सुने, लिखना नहीं है, दोनों बातें याद रखनी है। किसी बहुत गहरी बात अगर परीक्षा में आ जाए तो यह भी ध्यान रखना है कि गिलफोर्ड ने यह बोला था, पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब आप सुन रहे हो कि नहीं? क्या बोला था कि अभिसारी चिंतन, बोले कौन सा? हमने गिलफोर्ड का मॉडल पढ़ा, आपको याद है? CCDEM। सी से संज्ञान कॉग्निशन, दूसरे सी से कन्वर्जेंट थिंकिंग और डी से डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनका जो मॉडल है, बुद्धि का मॉडल, उसको भी हम अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से, जबकि अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से होता है। किसने बोला ये? गिलफोर्ड ने बोला। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे? बुद्धि से। और अपसारी चिंतन का संबंध किससे? सृजनात्मकता से। ये बेहतरीन बात कहने वाले कौन थे? गिलफोर्ड थे, जिनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड साहब। लेकिन अपनी बुक, इनकी एक बुक आई थी 1969 में, सॉरी 7 नहीं 69 में बुक आई थी, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। बुक का नाम क्या था? द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसमें उन्होंने यह कहा था कि साहब सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पे निर्भर है, लेकिन उससे पहले अभिसारी चिंतन भी होता है। तो सृजनात्मकता के लिए कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि साहब गिलफोर्ड ने कौन सा चिंतन बताया, ऑप्शंस में अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन अलग अलग मिले, तो हमको क्या करना है? अपसारी चिंतन। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में कहीं ऐसा मिल जाए, जो अपने राजस्थान की परीक्षा में अब तक नहीं मिला पर ऊपर की परीक्षा में मिला है, कि सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या आवश्यकता है? अभिसारी व अपसारी चिंतन दोनों, तो हम क्या कर देंगे? दोनों। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? दोनों वाली बात 1000 में से 1% चांस से कभी आएगी, लेकिन सृजनात्मक चिंतन सीधा सीधा अपसारी चिंतन अकेला मिलेगा, यह 99% होगा। इसलिए मैंने अपसारी चिंतन वाली बात आपको लिखाई है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कभी दोनों मिल जाए तो हम दोनों के साथ चले जाएंगे। ऑप्शंस में दोनों अलग लगाएंगे तो 100% हम किसके साथ जाएंगे? अपसारी चिंतन के साथ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, आप मेरे बच्चे हो तो आपको बताने की जरूरत है कि अभिसारी चिंतन के मायने क्या होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अभिसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या का एक समाधान, किसी भी प्रश्न का एक उत्तर, एक जवाब। और अपसारी चिंतन समस्या के अनेक समाधान, समस्या के अनेक सॉल्यूशन, प्रश्न के अनेक उत्तर। यह बात क्लियर हुई? बोलो। ओके, अगली बात लिखें। अलेक्स, विशेषताएं चल रही हैं। अलेक्स एफ ओसबर्न, अलेक्स एफ ओशबर्न ने, ओशबर्न, अलेक्स एफ ओशबर्न ने, हम वापस बोले, अलेक्स एफ ओशबर्न, आसबर्न बोलते ना, तो अलेक्स एफ ओशबर्न ने, अलेक्स एफ ओशबर्न ने मस्तिष्क विप्लव, नाम सुना है? यस, इसके बहुत से नाम है। यस, शाबाश। मस्तिष्क विप्लव कहते हैं, मानस मंथन कहते हैं, मानस प्रवेगी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर याद रखना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक विधि है। अलेक्स एफ ओशबर्न ने मस्तिष्क विप्लव या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को, अलेक्स एफ ओशबर्न ने मस्तिष्क विप्लव या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को सृजनात्मकता की महत्वपूर्ण विधि बताया। अलेक्स एफ ओशबर्न ने मस्तिष्क विप्लव या ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर लिखना है,
ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को सृजनात्मकता की महत्वपूर्ण विधि बताया। कभी मेथड्स की बात चलेगी अपनी तो हम बताएंगे आपको कि क्या होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके टीचिंग मेथड्स चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो 40 नंबर के सेकंड ग्रेड में तो आते ही आते हैं, है ना, और इनसे कुछ अछूता नहीं है और वो हम जानते हैं पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है। एक सवाल आया था ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, सुन रहे हो, लिखा सबने। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि किसने दी? एलेक्स एफ ओसबर्न ने। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। किससे? सृजनात्मकता से। क्या होता है इसमें? इसमें होता है मस्तिष्क में तूफान उठाना। मस्तिष्क में क्या उठाना? तूफान उठाना। विप्लव, विप्लव किसको बोलते हैं जानते हो? प्रलय को बोलते हैं। प्रलय आ गई, तूफान आ गया। मानस मंथन, ब्रेन को स्टॉर्म हो गया, स्टॉर्मिंग। तो सवाल क्या आया था, सुने। होता क्या है इसमें, एक मिनट में बताता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटते हैं। कहां बांटते हैं? छोटे छोटे समूह में बांटते हैं और उनको छेड़ते हैं। छेड़ते हैं मतलब उनको चुनौती देते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं किसी बात पे, किसी समस्या पे, किसी सवाल पे, कि वो सोचें। वो क्या करें? सोचें, वो चिंतन करें। खास बात, उनका चिंतन नव चिंतन और मौलिक चिंतन निकल के आए। लेकिन जब चूंकि उनको हम ग्रुप्स में बांटते हैं, किस में बांटते हैं? ग्रुप्स में, तो सब बच्चे किसी भी बात पे, वो कहते हैं ना पागलपन, इसलिए बोला कि ऐसी बात बोलो जो दूसरा कोई बोलता नहीं है, ना रुके ना कुछ सोचो, परिणाम की परवाह मत करो, कुछ भी बोलो जो आपके जी में आए इस पे, और ऐसी बात बोलो जो औरों की नहीं है, तुम अलग से बोलो, भले कुछ भी बोल दो। तो बच्चे ऐसी बात जितने ज्यादा वो निकालेंगे बाहर, वो आइडियाज होंगे। वो क्या होंगे? आइडियाज होंगे। उनको नोट किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? नोट किया जाएगा। फिर ग्रुप के सभी बच्चों के आइडियाज को इंटरेक्शन, एक दूसरे से मतलब शेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। और उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन सामने रखा जाएगा। तो सवाल पूछा गया था, आपको देख के लगता है मस्तिष्क में तूफान सबके अलग अलग उठते हैं कि एक जैसे? पूछा गया था सवाल कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में निष्कर्ष होते हैं, ऑप्शंस थे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत या सामूहिक। क्या करेंगे? जवाब है सामूहिक। इसीलिए तो पेडागोजी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो लोग बता नहीं सकते। हम सबको पता है कि तूफान मस्तिष्क में उठता है, मेरे उठ रहा है, आपके उठ रहा है, सबके उठ रहा है। लेकिन ग्रुप बनाया ना, आइडिया तो वही प्रेजेंट करेंगे जो सबकी राय होगी। इसलिए अल्टीमेटली कंक्लूजन व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सामूहिक होगा। आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में आ चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार, पर बहुत कम लोग कर पाए थे। मेरे से तो शायद उत्कर्ष में मैंने एक बैच पढ़ा है केवल टीचिंग मेथड्स, मेरे को याद है अभी भी। अच्छा, टीचिंग मेथड्स की खास बात क्या है? आप एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, सबके सेम चीजें हैं, सबके। ठीक है ना? तो वो एक बहुत ही कमाल की चीज है। उसको करने के लिए तो आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा, और हमसे जुड़ने का एक ही साधन है, हमारा चैनल जो आप सब जानते होंगे, साइकोलॉजी अशोक पारिक। पता है ना आपको सबको? हाँ, तो यहां से जाने के बाद भी आप उसे जुड़े रहना, कमाल की चीजें होंगी। उसके अलावा अगली बात, आपने एडवर्ड डी बानो नाम सुना है? एडवर्ड आया है परीक्षा में कितने बार? एडवर्ड डी बानो। कौन थे एडवर्ड डी बानो? जिन्होंने थिंकिंग हेड्स बोला था। चिंतन के 6 टॉप नहीं बताए थे? आपके रीट में आया ये कि एडवर्ड डी बानो ने सृजनात्मकता को क्या बोला? कोई भी? हाँ, वो तो टॉप थे ही। आप भी टॉप पहन के आइए, तो वो टॉप थे बिल्कुल। हेड टॉप का मतलब ये हेड है, ग्रीन टॉप का अलग मतलब है, रेड टॉप का अलग मतलब है, व्हाइट का अलग है, ब्लैक का अलग है। ठीक है, वो अलग बात है, बताऊंगा आपको मैं बाद में। लेकिन क्या था, क्या बोला उन्होंने? याद करो आप, सरिता जा सकती हो वहां तक शायद। एडवर्ड डी बानो ने सृजनात्मकता को क्या बोला? एनीबडी? पार्श्विक चिंतन। क्या बोला? पार्श्विक चिंतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? लेटरल थिंकिंग। थर्ड ग्रेड में आया है, लिखो अगली बात। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, नाम लिखिए। एडवर्ड डी बानो। एडवर्ड डी बानो, इनका नाम है एडवर्ड डी बानो, ने सृजनात्मक चिंतन को
एडवर्ड डी बानो ने सृजनात्मक चिंतन को, एडवर्ड डी बानो ने सृजनात्मक चिंतन को पार्श्विक चिंतन, इंग्लिश में जरूर लिखना है, लिटरल थिंकिंग, हमने आपको बताया था लिटरल और हॉरिजॉन्टल एक ही बात होती है। लिटरल थिंकिंग कहा एडवर्ड डी बानो ने सृजनात्मक चिंतन को कौन सा चिंतन बोला? पार्श्विक चिंतन। बोलो, पार्श्विक चिंतन बोलो ना जोर से, पार्श्विक चिंतन। इंग्लिश में यस, लिटरल थिंकिंग बोला। किसने बोला? एडवर्ड डी बानो। क्या नाम है इनका? एडवर्ड डी बानो। ओके, आपने सुना है? पार्श्विक चिंतन समझ गए आप? ऐसा चिंतन जो लिटरल होता है। क्या होता है? लिटरल। लिटरल का मतलब जो दिशाओं में जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? एक होता है वर्टिकल थिंकिंग, एक होता है लिटरल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग क्या होगा? या ऊपर। क्या बोला इन्होंने? सुनना। आप सुन रहे हो? सुन रहे हो क्या? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का अंतर। एक जगह गड्ढा खोद के उसी को गहरा करते जाना अभिसारी चिंतन है, जबकि जगह जगह गड्ढे खोद देना अपसारी चिंतन है। और जो जगह जगह गड्ढे खोदने वाली बात है वो लिटरल है। वो क्या है? लिटरल है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिजीय है। और एक ही जगह गड्ढे को गहरा करते जाए तो वो वर्टिकल है, और वही कन्वर्जेंट है। वही क्या है? कन्वर्जेंट है। इसलिए याद रखना, सृजनात्मक चिंतन वर्टिकल थिंकिंग है कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल थिंकिंग है कि लिटरल? लिटरल। लंबवत है कि क्षैतिजीय? क्षैतिजीय। लंबवत या क्रमिक है कि पार्श्विक? पार्श्विक। तो पार्श्विक चिंतन सृजनात्मकता से किसने जोड़ा? एडवर्ड डी बानो ने। किसने जोड़ा? एडवर्ड डी बानो ने। क्लियर है? अब दो बातें और बताऊंगा, कर लें आज ही। कल मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं चाहता हूं आज ही इसको फिनिश कर दे। ठीक है? जल्दी तो नहीं है? ओके, है तो जाओ। दो चीज क्या है सुनो। तो दो चीज क्या है सुनो। दो चीज बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लिखो, पहली बात लिखो, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। लिखिए, सृजनात्मक चिंतन के चरण, स्टेप्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर परीक्षा में आया है। 4 चरण है। सृजनात्मकता के चरण बोलेंगे तो भी वही बात है, सृजनात्मक चिंतन के चरण बोलेंगे तो भी वही बात है, स्टेप्स बोलेंगे तो भी वही बात है। इनके हिंदी में 3 नाम तो एनसीईआरटी ने दे दिए, और चौथा कभी कभी परीक्षा में गूगल देता है। पर हमको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे बच्चे हो तो क्या करते हो? इंग्लिश वाला ध्यान रखते हो। क्या ध्यान रखते हो? इंग्लिश वाला। तो 2 मिनट के लिए सामने देखें। हम देख रहे हैं सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन के चरण। क्या देख रहे हैं? चरण, स्टेप्स। कभी कभी इसके जगह दूसरा नाम भी आ सकता है, आयाम, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस्पेक्ट्स भी आ सकता है। 4 चरण कौन से हैं? बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले, नहीं, 1 नंबर पे प्रिपरेशन। 1 नंबर पे क्या है? 2 मिनट में बस केवल कॉन्सेप्ट समझ लें। प्रिपरेशन, सुन रहे हो? 2 नंबर पे एक शब्द आता है इनक्यूबेशन। नाम सुना है कभी? अभी नई शिक्षा नीति में इस पे पूरा का पूरा जोर है। ऐसे लोग चाहिए जिनके पास आइडियाज है, आइडियाज। तीसरा, इल्यूमिनेशन। ये नाम सुना है? इलिमिनेशन होता है एक। तो इलिमिनेशन तो इलिमिनेट करते हैं साहब, बिग बॉस से बाहर निकाल देते हैं। चौथा, वेरिफिकेशन। ध्यान देना, सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मकता के चरण कितने? 4। पहला कौन सा? प्रिपरेशन। दूसरा कौन सा? इनक्यूबेशन। तीसरा कौन सा? इल्यूमिनेशन। और चौथा कौन सा? वेरिफिकेशन। ऑप्शंस में 4 हैं तो बहुत आराम से फिट होता है, इसलिए जाने कितनी बार आया है। प्रिपरेशन क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सुन रहे हो ना? सामने देख के सुनो। तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी डेटाज हैं, जो भी सूचनाएं हैं, हम आधी अधूरी सूचनाएं लेंगे या सारी की सारी?
सारी की सारी सूचनाएं लेंगे। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन, तैयारी, आयोजन, प्लानिंग। ये दिमाग में चलता है। फिर प्रिपरेशन होगी सब, कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या, हम उससे संबंधित जितनी चीजें हैं सबके जानकारी इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते? कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे आप बोलो आपकी क्या समस्या है, कोई भी समस्या बोलो, सिलेक्शन नहीं होता, एक समस्या है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आप इकट्ठे करोगे, तो साथ में दूसरे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किन से पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, ये जानकारी इकट्ठा करोगे कि नहीं करोगे? ये भी करेंगे हम। इसका मतलब जितने ऑल पॉसिबल डेटाज हम एक जगह क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? उसके बाद फिर दूसरा काम होता है इनक्यूबेशन। ये बहुत ध्यान से समझना। हम सोचते हैं कि यार क्या करें, कैसे इसका सॉल्यूशन मिले, तो हम सोचते हैं, सुन रहे हो ना, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कहां पे हुआ? दिमाग में, मानसिक प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन चीजों के सॉल्यूशन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं? नहीं मिलते ना। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर सॉल्यूशन नहीं मिलता। ध्यान दो, सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग थक जाता है और हम कहते हैं चल छोड़, जाने दे, चलो छोड़ो, जाने दो, हटाओ, और हम उस थॉट प्रोसेस को छोड़ देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं। जैसे कि चाय पीते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे कि खेलने चलते हैं, जैसे कि सोते हैं, सो जाते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, चैट करते हैं, चाय बनाते हैं, नहाते हैं। हमने क्या किया, उस थॉट प्रोसेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमारी चेतना, थॉट प्रोसेस कहां होता है हमेशा? थॉट किस में? चेतना मन में होता है, कॉन्शियसनेस में होता है। हमारी चेतना में हम उस थॉट प्रोसेस को लेके बैठे रहे घंटों, दिनों, महीनों, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। नहीं मिला ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, और हम क्या लग गए, किसी दूसरे काम में। इसका मतलब हमारा कॉन्शियसनेस किसी दूसरे काम में फोकस कर गया। चाय बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नहाने चले गए, सो गए। चारों स्थितियों में हमारी चेतना उस मेन कोर्स को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, और हम दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि अचेतन मन में फिर भी वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है। अचेतन में उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की प्रोसेस चलती रहती है, और अचानक अचेतन उसका सॉल्यूशन देता है। ये लो सॉल्यूशन। अचानक अचेतन जो सॉल्यूशन देता है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। थॉट प्रोसेस जो चलता है चेतना में समस्या के समाधान के लिए लंबा, वो तो है इनक्यूबेशन। लेकिन इससे समाधान नहीं मिलता, तो फिर अचेतन में वो चीज जाती है और अचेतन हमें सॉल्यूशन देता है। इसको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। और अचेतन जब सॉल्यूशन देता है तो क्या हमें अचेतन का पता रहता है? क्या हम अचेतन के बारे में अवेयर रहते हैं? मैं बता चुका हूं आपको, रहते हैं? नहीं रहते। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हम चेतन मन के बारे में अवेयर रहते हैं, उसके बारे में हमको पता होता है, अचेतन का पता ही नहीं होता। तो अचानक ये सॉल्यूशन मिलते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया के जितने बड़े इन्वेंशन हुए हैं, जितने बड़े आविष्कार हुए हैं, वो या तो नींद में मिले हैं, या फिर सपने में मिले हैं, या फिर कोई दूसरा काम करते हुए मिले हैं। जैसे कि आर्किमिडीज को नहाते हुए यूरेका मिला। अभी सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, ये जो तीसरा स्टेप है इसको बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस। याद है कोहलर? आहा एक्सपीरियंस पूछा गया था। आहा अनुभव या आहा मैंने पा लिया, ये कौन सा स्टेज, कौन सा स्टेप है? तो आप क्या बोलेंगे? तीसरा स्टेप है। सॉल्यूशन किस में मिला? तीसरे स्टेप में। अचेतन में थॉट प्रोसेस कौन से स्टेप में? सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप में। शाबाश। किसी चेतन में थॉट प्रोसेस किस में? सेकंड प्रोसेस में। उसके बाद फिर जो आइडिया आया, जो हमको मिल गया सॉल्यूशन, हम उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको पक्का करते हैं, उसको इलेबोरेट करते हैं। चौथा स्टेप कहलाता है वेरिफिकेशन। हिंदी में इनके बहुत अलग अलग नाम है, इनक्यूबेशन के बहुत से नाम है। आप में से कोई बता सकता है कोई एक नाम? एक नाम है इसका विश्रांति। क्या नाम है? क्योंकि हम उस थॉट प्रोसेस को छोड़ते हैं। एक नाम है इसका डिंबोषण, एनसीईआरटी में। एक नाम है उष्मायन, एक नाम है उद्भवन। तीसरा जो इल्यूमिनेशन है, इसके बहुत से नाम है। एक नाम है प्रभासन, प्रभासन नाम सुना है? प्रदीप्ति, प्रबोधन। ऐसे ही चौथा वेरिफिकेशन है, इसके भी बहुत से नाम है। सत्यापन, संशोधन, प्रमाणीकरण। ये चार स्टेप बहुत ही खास है। सुन रहे हो मेरी बात? और ये चार स्टेप किसके स्टेप है? यस, लिख लोगे या कल लिखें? परसों?
लिखिए लो, काम हो जाएगा। लिखो, लिखिए। फिर वो चार वो चीजें भी आएंगी, वो तो परसों बता देंगे। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। आपने लिखा सृजनात्मक चिंतन के चरण। ओके, लिखो 1 नंबर। पहले इंग्लिश में लिखो प्रिपरेशन। आप चारों लिख लो, आगे जगह होगी उसमें हिंदी में नाम लिखवा देता हूं, है ना जगह सबके पास। इंग्लिश वाला लिखो प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन, स्पेलिंग मैटर नहीं करती है ना साइकोलॉजी में, ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। लिख लिए चारों? तो पहले के सामने लिखो आप। लिख लिए सबने? मैं आगे चलूं? ओके, पहले के सामने आप लिखिए प्रस्तावना, आयोजन, योजना। ये प्रिपरेशन है। दूसरे के सामने लिखिए उद्भवन। परीक्षा में जब आपको मिलेंगे तो फिर वही बात है ना, हमारा चेहरा दिखेगा। विश्रांति, शाबाश। उष्मायन, एक नाम डिंबोषण, इनक्यूबेशन। तीसरा प्रदीप्ति, प्रभासन, प्रबोधन, इंग्लिश में इल्यूमिनेशन। एंड फाइनली फोर्थ वन, सत्यापन, संशोधन, प्रमाणीकरण, इंग्लिश में वेरिफिकेशन। सुनीता, VERI की वाई? ओके, वेरिफिकेशन। बीच में जाके आया करो। ओके, कल क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को मिलते हैं। बीच में सुने, बीच में संडे को, सुन रहे हो ना मेरी बात छोटी सी? संडे को 12:15 बजे यूट्यूब पे मैं आऊंगा, तो आप मेरे से वहां पे मिल